sharing the screen. Can you see the screen now? बेटा प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन. आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके. वालेकुम अस्सलाम. सो आई एम ऑडिएबल और स्क्रीन आपको विजिबल है, इज इट? क्वेश्चन है ये मार्च का 2019 का. By reference to two waves, state the principle of superposition. This is the definition, you know it. What is meant by coherence? Constant phase difference between two waves of the same type. P से हम start करते हैं. कहते हैं two coherent waves P and Q meet at a point in phase and superpose. Wave P has an amplitude 1.5 centimeter in intensity I. The resultant intensity at the point where the wave meet is 3I. Calculate the amplitude of wave Q. ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है? वही फॉर्मूला ना, I1 over I2 equals A1 over A2 whole square. यस बिल्कुल. तो देखिए मैं जिस तरीके से इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप अपना फीडबैक दीजिएगा. 3I over I, जो दो इन्फॉर्मेशंस आपको अवेलेबल है, प्लस 1.5. ये इनिशियल एम्पलीट्यूड है. दूसरी जो है, चूंकि ये सुपरपोज हुए हैं तो दूसरी एम्पलीट्यूड इसका सम होगी. और इन फेज मीट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये सामने सामने से हैं, आउट ऑफ फेज नहीं है कि आपकी एम्पलीट्यूड जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है? तो दैट इज़ फर्स्ट एम्पलीट्यूड 1.5 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर. दोबारा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ. आपके पास एक एम्पलीट्यूड जो है वो आई है, जिसके करस्पॉन्डिंग आपके पास है एम्पलीट्यूड, दिस इज़ 1.5. दूसरी रिजल्टेंट वेव की है आपके पास विच इज़ 3I और उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, ठीक है? आपके पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ B है, जो वेव Q है, उसमें ये जो वेव P है इसकी एम्पलीट्यूड ऐड होगी ड्यू टू दी सुपरपोजिशन ऑफ द वेव. तो ये दोनों मिलके ये पूरी एम्पलीट्यूड जो है ये रिजल्टेंट वेव की है, लेकिन ये जो A एम्पलीट्यूड है ये Q वेव की है, ठीक है? ये P वेव की है. Q और P आपस में ऐड अप होकर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बना रहे. सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया स्टाइल से जो हमने एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है जी? तो इसको बस अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है इसके बीच में, और आपके पास A जो है वो फॉर्मेशन में आ जाएगा. अगर आप मैथमेटिकल स्टेप्स करें तो A आपके पास 1.1 आ जाएगा, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. आपके पास एक वेव P है, एक वेव Q है, ठीक है जी? जो P है इट हैज़ एन एम्पलीट्यूड I और सॉरी इंटेंसिटी I और एम्पलीट्यूड 1.5. जो Q है उसका हमें नहीं पता है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव बेसिकली जो कि P प्लस Q, P की एम्पलीट्यूड और Q की एम्पलीट्यूड, दैट मेक्स resultant wave amplitude which is 1.5 plus amplitude of the Q, that makes the amplitude of the resultant wave. So here it is, और ये resultant wave की intensity है. ओके जी, वी हैव गॉन थ्रू. जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो प्लीज़ ये पार्ट वीडियो का देख लीजिएगा, इसमें कि हमने इस बी पार्ट को कैसे किया. मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? फाइन. जल्दी से मैं इसको रिपीट करता हूँ. आप जिन्होंने लेट ज्वाइन किया वो अगर उसको ना आया तो फिर आपने इसको रिकॉर्डिंग में देखना है. कहते हैं P और Q दो वेव मीट करती हैं और वो इन फेज़ है. इन फेज़ का मतलब है ऐसे जा रही हैं, दोनों हुई ऐसे जा रही हैं, इन फेज़ हैं,
ठीक है, और सुपरपोज करती हैं, मीट करती हैं। तो उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, के दोनों के एम्पलीट्यूड को आप ऐड अप करते हैं। जो वेव पी है इसकी एम्पलीट्यूड है 1.5, जो वेव क्यू है इसकी एम्पलीट्यूड आपने फाइंड आउट करनी है, सपोज दैट इज ए। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसकी एम्पलीट्यूड बनेगी ए प्लस 1.5 ड्यू टू इन फेज। ठीक है जी। अब वो कहता है कि जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी 3i है, तो आप q की एम्पलीट्यूड निकालें, p की गिवन है, q की निकालें। तो आप 3i ओवर i रिजल्टेंट वेव को लेकर चल रहे हैं क्योंकि q का डेटा आपके पास नहीं है। तो p की वेव की इंफॉर्मेशन और रिजल्टेंट वेव की इंफॉर्मेशन को आपने यहाँ पर लॉग कर दिया और रिजल्टेंट वेव के बीच में एम्पलीट्यूड ऑफ q गिवन है, उधर से नज़र आ रहा है। तो फिर आप एम्पलीट्यूड ऑफ q जो है इधर से सिंप्लीफाई करके 1.1 की फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये शक्ल देखते साथ ही किस टॉपिक की तरफ माइंड जा रहा है? सर डबल slit. The apparatus is used to produce an interference pattern on a screen. Laser light of wavelength 380 is there. ठीक है जी, ये हमें याद हो गया। D है, A है, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन स्टिल हमारे पास नहीं है। कहता है ये डिस्टेंस D है, वो ये डिस्टेंस A है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। जिस क्वेश्चन की वजह से इसको सिलेक्ट किया गया वो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट और ये ग्राफ वाला पार्ट था। कहता है द डिस्टेंस इज वेरीड फ्रॉम 2 मीटर टू 3.5 मीटर। जब डिस्टेंस वेरी करते हैं तो एक्स भी बढ़ता है। ज़रा मुझे चेक करने दें एक्स क्यों बढ़ता है भाई। एक्स इज इक्वल टू लेमडा डी बाय ए। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, यस दैट इज़ राइट। जो जो डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं एक्स बढ़ता जाता है। कहता है डिटर्मिन द स्लिट सेपरेशन ए, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एक ना एक नंबर तो फॉर्मूले का तो होगा। x इज इक्वल टू लेमडा डी ओवर ए, दिस एम्प्लॉइज a इज इक्वल टू लेमडा डी ओवर x। सो आपके पास लेमडा है 680 नैनोमीटर। d की कोई वैल्यू आप ले लें, लेट्स टेक, हम इसको 2 ले लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू ले लेते हैं विच इज़ 4। ये सवाल था जी कि आपने ये वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, वैल्यूज़ आपने ग्राफ से लेनी है। तो हमारे पास जो x है वो आ जाएगा। सर x नीचे नहीं आएगा? हाँ नीचे आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा। ये लो यार, ये लो, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 3.4 इंटू 10 टू रेज़्ड पावर -4 आपके पास मीटर्स के अंदर। ठीक है, ऑलराइट। और मिलीमीटर में भी दे सकते हैं आप, इधर इसने मीटर लिखा हुआ था, हमने मीटर में डन किया। कहता है लेज़र इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर लेज़र दैट एमिट लाइट ऑफ अ शॉर्टर वेवलेंथ। स्केच अ पॉसिबल लाइन टू शो द वेरिएशन विद d ऑफ x एंड फॉर द फ्रिंजेस दैट आर नाउ प्रोड्यूस्ड। आपने पॉसिबल स्केच बताना है, बहुत एग्जैक्ट में वो नहीं जा रहा है। अगर लैम्डा रिड्यूस कर देते हैं तो क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू भी कम हो जाएगी सर। x की वैल्यू भी बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा आपने, x की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसका मतलब है ग्राफ आपका ऊपर से शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा? नीचे से सर, नीचे से शुरू होगा और ये थ्रू आउट वैसे ही आपने इसको शो कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ तो ऐसे एक्सप्रेशन आपका बना देता हूँ इसको। ठीक है, ओके। अच्छा जी, क्लास रिक्वेस्ट आ गई। अच्छा जी, ग्राफ पे तो नहीं एतराज? एहसान खान बेटा ठीक है, ये इस तरफ जाओ होंगे। अयान खान ठीक है? जी सर ठीक है, मैं समझा आपने किसी और का नाम लिया। वो मैंने मुंह से अजान निकल गया, साथ खान आधा तुम्हारा जोड़ दिया, आधा उसका जोड़ दिया नाम। तो अच्छा ठीक है, क्लियर है। सो वी आर डन
फाइन। इसमें अभी भी मैं रेट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये जो एम्पलीट्यूड वाला टॉपिक है, मैंने स्टार लगा दिया आपको, ठीक है जी। ओके, ये आपके पास ऐसे ही सॉल्व आएगा साथ वीडियो के साथ ही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट मैंने ये चूँकि मार्च का था तो जो मैंने सोर्स भेजा उसमें ये सवाल नहीं था। सोर्स जो है वो इधर से स्टार्ट होते हैं आपके जो सवाल हैं। वो कहता है कि जनाब ये हमारे पास एक पाइप है, दोनों एंड से ओपन है, ज़रा गौर कीजिएगा आप। एक ट्यूब का केस है, दोनों एंड ओपन है और 0.6 मीटर इसकी लेंथ है। आप मेंटली रेडी हो जाए नोड, एंटी नोड और लैम्डा को फाइंड आउट करने के लिए। एन इंसिडेंट साइनोसाइडल साउंड वेव ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रेवल अप द ट्यूब। A stationary wave is then formed in the air column in the tube. सर ये साइनोसॉइडल क्या होता है? वही ये जो क्रस्ट एंड ट्रफ शक्ल की, उस शक्ल की। अच्छा, explain how the stationary wave is formed on the incident sound wave. stationary wave की definition है कि incident जो wave है और जो reflected wave है, they meet and give rise to a stationary वेव, ठीक है। मीट का वर्ड और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव ये वर्ड होना चाहिए, और गिव राइज टू नोड्स एंड एंटी नोड्स ये भी बात कर सकते हैं आप। कहते हैं स्केच अ ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव विद हाइट h अबव द बॉटम ऑफ द ट्यूब। आप ज़रा इसका हाइट एक्सिस देखें, 0.2, 0.4, 0.6 है, और एम्पलीट्यूड का आपने जिक्र करना है। आपको अगर वैल्यू नहीं पता तो किसी भी एक वैल्यू से आपने इसका जिक्र कर देना। मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि स्टेशनरी वेव में किसी जगह पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होती है और किसी जगह पे एम्पलीट्यूड होती ही नहीं है। ये नॉलेज आप रिकॉल कर लें, ठीक है। नोड्स पे नहीं होगी, एंटी नोड्स पे होगी। अब चूँकि ये 0.6 तक दिया हुआ है तो हमें, मेरे ख्याल में वैल्यूज़ दी हैं तो हमें वैल्यूज़ के हिसाब से एम्पलीट्यूड को ज़ीरो करना है और एम्पलीट्यूड को मैक्स करना है, ठीक है। अब ज़रा देखें यहाँ पर मैं एक वेव जनरेट करता हूँ इधर से। अगर ये एम्पलीट्यूड है तो फिर ये नोड है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे बनेगी। क्यों भाई बासिल? जी सर, ऐसे ही है ना। आपका एंटी नोड और फिर ये, तो ये हाफ आ लैम्डा हो गया ना, ये क्वार्टर आ लैम्डा और ये भी क्वार्टर लैम्डा, हाफ आ लैम्डा इज 0.6। आप मुझे ये बताएं, ये जो पॉइंट नोड का है जिस पे एम्पलीट्यूड 0 आ रही है, 0.3 पे आएगा ना सर? 0.3 पे। इसका मतलब कोई वैल्यू भी ले लेते हैं ग्राफ पे और उसको यहाँ से ले लेते हैं। पंगा ही ले लिया मैंने ये तो। अच्छा जी, आप ऐसा कर लें, इसको मैं हाथ से ही लगा देता हूँ इसको। 0.3 पे ये 0 और 0.3 से दोबारा 0.6 पे जाकर ये दोबारा उतनी ही एम्पलीट्यूड हो जाएगी। क्यों भाई बच्चों? ठीक है। ये आपका एंटी नोड पे आपकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, हमारे पास चॉइस थी, हम जिधर से मर्जी शुरू करते हैं, लेकिन 0.3 के ऊपर हमने इसको नोड पे 0 कर दिया। फिर नोड से दोबारा एम्पलीट्यूड राइज होना शुरू हुई और 0.6 के ऊपर दोबारा एंटी नोड है तो ये उतनी ही बन जाएगी। ठीक है जी। सर जो आपने एम्पलीट्यूड की वैल्यू ली है या आपने मर्जी से कोई भी वैल्यू ले ली है? और कैसे लें? एम्पलीट्यूड्स को मेजर करने का तो नहीं आया हुआ है इसके बीच में कि वो कितना है। सही, तो मतलब कोई सी भी रैंडम वाई वैल्यू काम कर जाएगी। रैंडम वैल्यू आप ले लें, ठीक है ना, क्योंकि आप बाकी जो है ना, ये तो लेंथ पड़ी हुई है, ये एम्पलीट्यूड तो नहीं पड़ी हुई। यानी जब आपकी लेंथ ट्यूब की 0 थी तो आपकी एम्पलीट्यूड मैक्स थी, ठीक है ना। और हाँ ठीक है, ऐसा ही है। ऐसे में बेसिकली देखो दो शेप बन रही है ना, 0 को टच करें तो 2 नंबर जस्टिफाई हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, कहता है द स्टेशनरी वेव स्टेट्स द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द एयर पार्टिकल एट अ हाइट ऑफ
0.1 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द ट्यूब, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एयर पार्टिकल, ये क्या होगी 0.1 मीटर के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली करना क्या चाह रहा है। ये बेसिकली आपको एक आसान सा पॉइंट दे के, अब ये पॉइंट है 0.3 का, 0.15 इधर आ रहा है, कहता है यहाँ पर उसकी क्या है वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या है। तो साउंड वेव है तो वो तो नॉर्मली आपकी चली जाती है ज़रा देखें आप, अगर साउंड वेव है तो वो पैरेलल टू द प्रोपेगेशन मूव करते हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। तो एक लूप के अंदर सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूं कह सकते हैं 0.5 ये आपके पास ये जा रहे हैं इन द वर्टिकल डायरेक्शन, साउंड वेव्स हैं ये। ऑलराइट, ऐसे आप नहीं कर सकते क्योंकि वेव इधर ट्रेवल कर रही है, आप ऐसे कर रहे होंगे तो ये ट्रांसफर वेव का कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक। तो आपकी डायरेक्शन जो है वो यूं है पार्टिकल्स की, ठीक। ये मैंने एक दफ़ा ना आपको बताया हुआ है कि ये हमारे पास एक ये ट्यूब है और सपोज यही है, और ये हमारे पास बने हुए हैं नोड्स, सपोज ऐसे दो बन गए, इनमें ये पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं और ये पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं 180 डिग्री फेज। इधर जितने पार्टिकल्स होंगे सारे भी एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे, जो एडजेसेंट लूप्स होंगे उनमें वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे इसमें। तो 0.15 को तो हमने क्लियर कर दिया। सवाल इसके बाद वाला होना जो उसने फ्रेम करना है, कहता है द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ हाइट ऑफ 0.1 मीटर एंड अ पार्टिकल एट अ हाइट ऑफ 0.2 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द ट्यूब। अब वापस जाते हैं ट्यूब के ऊपर। अब 0.1 और 0.2 क्या इस नोड से नीचे वाली पॉइंट होंगे ना, 0.1 एंड 0.2, क्या ख्याल है? बोले बच्चों, ऐसे ही है? जी सर, दोनों नोड से नीचे ही होंगे। दोनों नीचे होंगे तो फिर उनमें फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो। अच्छा, फेज डिफरेंस दोनों में जीरो है, सो दैट इज 0 डिग्री। ये आप लिख सकते हैं, ये जो पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल और पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव। स्पीड ऑफ साउंड वेव इज 340, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। जब उसने ट्यूब के ऊपर लेंस दिए हुए थे, नोड और एंटी नोड का फासला दिया हुआ था, तो हर सूरत में उसने लैम्डा का क्वेश्चन करना ही करना था। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी है आपके पास 340। अब लैम्डा आपके पास 0.6 के अंदर है, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 0.6। तो फिर लैम्डा कितना हुआ, 1.2 के बराबर हुआ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? मुझे पिक्चर पे जाने की जरूरत तो नहीं है? जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज बन सकती है, जो भी आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज नेक्स्ट फॉर्म्ड। नेक्स्ट जब बनेगी उस वक्त आप स्टेशनरी वेव, यानी यही सवाल है, जो ऊपर वाला है लैम्डा चेंज हो जाएगा। तो आप ज़रा मुझे ये बताएं, मैं वापस उसी पिक्चर पे जाता हूँ। ये है जी हमारे पास लीस्ट ऑप्शन एक वेव का, जिसको फंडामेंटल नोट कहते हैं। एग्जामिनेशन रिव्यू के लिहाज से नहीं, लेकिन आप समझ लें कि इससे लीस्ट पॉसिबल नहीं है, दोनों एंड्स के ऊपर एंटी नोड्स का होना, इससे लीस्ट कंडीशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे अगली कंडीशन पॉसिबल है, वो ज़रा देखिए, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, ये ट्यूब ले लेता हूँ, ये वही साइज़ ऑफ द ट्यूब है। अब ऐसा करता हूँ कि इसको इधर, इसको इधर, ये नेक्स्ट पॉसिबल पोजीशन आ रही है जहाँ पर दोबारा दो एंटी नोड्स फेस हो रहे हैं। इससे पीछे वाली वही पोजीशन थी जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, ये उसकी नेक्स्ट पोजीशन है। जब ये उसकी नेक्स्ट पोजीशन है तो ये जो 0.6 लेंथ है, ये प्रॉपर लैम्डा के बराबर हो जाती है या नहीं हो जाती? देखें ज़रा,
ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, सो दैट इज कंप्लीट लैम्डा। एम आई क्लियर? तो इस केस के इधर लैम्डा बाई 2.6 था और इधर लैम्डा बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, अब उसने मार्क्स भी इसका 1 रखा हुआ है, यानी लैम्डा आपने बेसिकली बढ़ा दिया है। उस पहले उसका लैम्डा था ज़्यादा था, अब कम हो गया, हाफ हो गया, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, सीधी सी बात। तो आपके पास अब लैम्डा आ गया है 0.6। इफ लैम्डा इज हाफ, फ्रीक्वेंसी विल बी डबल। ये आपका रिप्लाई आ जाना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपने मुझे खुद रोकना है अगर आपको कोई मसला आएगा तो। ठीक है सर, ये पिछले वाले क्वेश्चन में आपने ये सिनारियो तभी लिया ना कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, उन्होंने हमें खुद बताया नहीं है कि फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, तो हम इसकी जगह कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी की, कि अगर फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके हिसाब से हमारी वेवलेंथ इतनी डिक्रीज होगी। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हो ना, आप तो बेसिकली डायरेक्ट मैथमेटिकल स्टेप्स के ऊपर आ रहे हो। ठीक है, उसने बेसिकली सवाल उसका ये था कि ये फेज डिफरेंस आ गया। सवाल उसका ये था कि नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ठीक है, लेकिन जो स्टेशनरी वेव का जो एविडेंस है एंटी नोड, यानी साउंड दूसरी किस फ्रीक्वेंसी पे प्रोड्यूस होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज आ रही है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 हर्ट्ज आ रही है, तो ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब है आपने 110 पे भी एक्सपेरिमेंट किया, 150 पे भी किया, 180 पे भी किया, आपको दोबारा साउंड ऑब्ज़र्व नहीं हुई, लेकिन आपको डबल फ्रीक्वेंसी पे जाके साउंड ऑब्ज़र्व हो गई। तो ये जो आपके नोट्स के अंदर जो केसेस बनाए हुए थे, वन एंड ओपन पाइप और वो स्ट्रिंग वाले, उसने ये फॉर्मूले लिखकर आपको दिए हुए हैं कि आप अगर मैथ्स में अच्छे होते हैं तो आप बेसिकली बता सकते हैं कि नेक्स्ट साउंड जो है वो एन एफ के बराबर आता है, ये कितने मल्टीपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है। आप ये कर सकते हैं, ये आप इसका रिलेशन जो है वो निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, ये यही क्वेश्चन था, आंसर था, या मैं कुछ और बोल गया हूँ? सर नहीं, वो थोड़ी बहुत समझ आ गई। बेसिकली हमने ये बनाना है ना कि अगले नोड का कब होगा फ्रीक्वेंसी। हाँ, अगले नोड की, लेकिन इसमें एक रिलेशन भी बन जाता है। ये इसमें प्रॉपर वो समझ आ गया, प्रॉपर एक रिलेशन एन की फॉर्म में बन जाता है। आप कभी क्लास के शुरू में मुझे बताना, मैं आपको ये ड्राइव भी कर दूंगा। मतलब एक सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है कि आप ना ये तुम्हारे पास एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी निकलती है, फिर अगला नोड तीसरी फ्रीक्वेंसी, तो पहली दूसरी तीसरी में एक सीक्वेंस होगा, ऑड का होगा, 1F 2F 3F या 1 3 5, ऐसे ये ऑर्डर चलेगा इस तरीके से। तो आपको तो सर मुझे नहीं समझे कि जब जो नेक्स्ट स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी वो उसका लैम्डा हाफ क्यों होगा? मतलब सर उसका ये जरूरी है कि लैम्डा हाफ पे फॉर्म होगा? नहीं, नेक्स्ट लैम्डा हाफ पे तो नहीं फॉर्म हो रही, नेक्स्ट तो पूरे लैम्डा पे फॉर्म हो रही है। लैम्डा तो वही सॉरी उसका, लेकिन हाँ सॉरी पूरे लैम्डा पे हो रही है ना, लेकिन वही कि उसका पहले उसका लैम्डा 0.12 का 0.12 सॉरी 1.2 का बन जाता ना, क्योंकि उसका लैम्डा ओवर 2 जो है वो 0.6 है। हाँ, तो फिर मतलब अपने उसका वेवलेंथ उसकी कम होगी ना? नहीं, वेवलेंथ तो पहले वाले की कम है ना, दूसरे वाले की तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है ना आपने। ये नहीं, पहले वाले की वेवलेंथ ज्यादा नहीं बनती सर, वो हाफ लैम्डा बनता है ना उसका 0.6। हाँ, तो लैम्डा कितना बना? 1.2 बना ना, 1.2 बन गया ना, तो सर उसकी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी उससे। वेवलेंथ ज़्यादा होगी, बिल्कुल ज़्यादा होगी। हाँ, तो हमें किस तरह पता है कि जो अगली वेव फॉर्म होगी उसकी वेवलेंथ कम ही होगी? आपने ये वेवलेंथ कहाँ से ली है सर उसकी 0.6? जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वो तो क्वेश्चन में खुद वो दे रहा है ना कि फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि जी आपके पास है 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, ठीक है जी।
अब यहाँ पर आपके साउंड के ऑप्शन, ये तो सॉरी, ये जो डबल एंड पाइप है ना वो और बनेगा, वो और बनेगा। डबल एंड में आपका ओनली ऑप्शन ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीकर लगा हुआ ना, स्पीकर आवाज़ फेंक रहा है, स्पीकर नोड से तो नहीं ना फेंकेगा। जी सर। ठीक है ना, वो तो आवाज़ दे रहा है, इसका मतलब है वो एंटी नोड है। और यहाँ अगर आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब है ये भी एंटी नोड है आपका। तो अब अगर तो आप इसी फ्रीक्वेंसी से चलते रहेंगे, आपको आवाज़ मिलती रहेगी यहाँ पे। अगर आपने नेक्स्ट नोड लेना है तो आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी, आप इससे लो फ्रीक्वेंसी पे जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही है कि इससे लोवेस्ट पे ये पॉसिबल नहीं है। अब इससे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो नंबर ऑफ वेव्स ऑन द फिक्स्ड लेंथ ऑफ द ट्यूब, फिक्स्ड लेंथ है, उसमें फिर नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाएंगी। जब नंबर ऑफ वेव बढ़ जाएंगी तो फिर उनके लैम्डास जो है श्रिंक हो जाएंगे। जी सर। तो ये इस वजह से तो फिर हमने सर उसकी डबल फ्रीक्वेंसी अपनी तरफ से ले ली है ताकि नहीं, अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से नहीं ली। हमने कहा कि ओनली ऑप्शन ही यही आ रहा है। अब ऑप्शन ये है क्या उसका अगला एम्पलीट्यूड वहां पर ठीक है। हाँ, अब इससे आगे तुम जाओगे, इससे आगे जाओगे तो अगला ऑप्शन इधर आ रहा है, यानी हाफ लैम्डा के बाद आपके सारे ऑप्शंस। हमने बेसिकली उसके एज पे एंटी नोड बनाना है ना, हमारा मकसद। हाँ, ये बनता है कि हम जी बिल्कुल। ठीक है। ऑलराइट, ठीक है जी, आगे चले अभी हम। अच्छा जी, कहता है लाउड स्पीकर ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी f टू प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। द लाउड स्पीकर मेक्स n ऑसिलेशंस इन टाइम t। और यानी टाइम t के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस n है। स्टेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सम और ऑल ऑफ द सिंबल f, लैम्डा एंड n। आपने सिर्फ इनको यूज करके एक्सप्रेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। Distance moved by a wave front in time t. Distance moved by a wave front कितना मूव करेगा? अगर n वेव्स है तो एक वेव एक लैम्डा होता है या नहीं होता? बेटा जल्दी जल्दी से बोलते जाओगे। n ऑसिलेशन का मतलब है n वेव्स, वन वेव इज अ वन लैम्डा। एम आई राइट? तो n वेव्स मीन n लैम्डा सर, इतना डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है, कहता है द टाइम t। अब t आपके पास होता है, एक वेव का टाइम पीरियड अगर t है और n वेव्स है तो फिर एन टी आपका टोटल टाइम होगा। जी सर। ठीक है जी। और लेकिन टी इसमें है नहीं है एक्सप्रेशन लिखने में, फिर क्या करें? आपने तो एक्सप्रेशन इन टर्म्स में लिखने हैं सर, फ्रीक्वेंसी के टर्म हिसाब से लिख देंगे ना सर टाइम को। तो ये एन ओवर एफ, ये जरा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा जी, ये डन हो जाता है। कहता है यूज योर आंसर टू डिड्यूस द इक्वेशन रिलेटिंग टू v एंड साउंड v f, यानी आपने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में इन दोनों को इस्तेमाल करना है। तो भाई आपके पास v होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस है आपके पास n लैम्डा, टाइम है आपके पास n ओवर f। तो आपके पास एफ लैम्डा आ गया या नहीं आ गया? ठीक है जी, v इक्वल एफ लैम्डा आपने डन कर लिया। कहता है वेव फॉर्म ऑफ अ साउंड वेव इज डिस्प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। द टाइम बेस्ड सेटिंग इज 0.20 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब आपको CRO रीड करना आना चाहिए। आपके पास ये जो वेव है 1 2 3 4 बॉक्सेस के अंदर है। एक बॉक्स आपका 0.2 मिली सेकेंड है, तो टाइम पीरियड क्या हुआ आपका
4 multiplied by 0.2 which is 0.8 and the frequency is 1 by t. ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 by t आती है, तो ये आपके पास आ जाता है 1 over 0.8 multiplied by 10 to the power of 3 sir, minus 3, sorry sir, तो 1000 over 0.8 that makes, if I am not wrong, 1300 hertz. ठीक है जी, सी पे आ जाएंगे, सवाल काफ़ी लंबा है। कहते हैं टू सोर्सेज S1 एंड S2 ऑफ द साउंड वेव आर पोजिशनड एज शोन, और सोर्सेज जो है amidst coherent sound wave of wavelength 0.5 lambda, मैं 0.85 मीटर। A sound detector move parallel to the line, इधर मूव करता है x to y, alternate position of maximas and minimas, minimas q है, maximas lm, ठीक है। तो साउंड x डिस्टेंस s1x is equal to s2x, distance s2y is 7 point, s2x, the distance y is s2y is 7.4. अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंस वेव, यू आर अवेयर ऑफ दैट। ज़रा इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारे पास लाउडनेस है, मैक्सिमा है। कोहेरेंट वो होती है ना जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना सर? हाँ, कोहेरेंस तो वही होती है। ये आपकी सेंट्रल फ्रिंज है या नहीं है, मैक्सिमा है ना? जी जी सर। यहां पर S1x और S2x बराबर है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल फ्रिंज है। यहां पे आपका पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा है। मुझे जरा आप बताते जाएं आप कि ये मैक्सिमा है और सॉरी ये मैक्सिमा है और ये भी अगला मैक्सिमा है। यहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? सर 1 लैम्डा। इधर भी लैम्डा, तो ये टोटल यहां तक 2 लैम्डा आ चुका। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि लैम्डा हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है। ये कहता है कोहेरेंस का तो आपको पता था, ये क्या था? कहता है स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स अराइविंग एट पॉइंट ऑफ मिनिमम लाउडनेस Q दैट इज क्लोजेस्ट टू पॉइंट X। ये Q है और ये X है, इसका फेज डिफरेंस फिर कितना होगा? हाफ अ लैम्डा। यस सर। विच इज 180 डिग्री। फेज डिफरेंस में वुमन एंगल कहा जाता है, पाथ डिफरेंस में लैम्डा कहा जाता है। तो आपका जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री है, क्योंकि वो मिनिमा है, एक मैक्सिमा है और दूसरा उससे नेक्स्ट मिनिमा है, तो ये आपका फेज डिफरेंस 180 बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 180 डिग्री फेज डिफरेंस। कहता है डिटरमिन द S1y। S1y तो नहीं, S1x होगा फिर। ये 7.4 है, नहीं S1y, ये फाइंड आउट कर। ये हमारे पास 7.4 है और ये हमारे पास इसको फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है जी, S1x को। लीव इट। कैसे करें? जब आप y पे पहुंचे हुए हैं, आपके पास पाथ डिफरेंस आ रहा है 2 लैम्डा, तो इसका मतलब है S1y और S2y। S1y and S2y that is equal to 2 lambda. S1y minus S2y that is equal to 2 lambda. इसमें से एक की वैल्यू हमें गिवन है 7.4 S2y की, और लैम्डा है आपके पास 0.85। 0.8 ज़रा 7.4 को 0.85 से डिवाइड करें आप, कितने लैम्डास बनते हैं? सर किससे डिवाइड करना है इसको?
सर 7.4 को किससे डिवाइड करना है? अगर 0.85 से इन टर्म्स ऑफ लेमडा आ जाता है, या लेमडा की वैल्यू डाल देते हैं, चल छोड़े आप उसको, इस पे आ जाते हैं। आपके पास है S2y था, S2y, S1y, S2y कितना था हमारे पास अभी 7.4, ये 2 है और लेमडा कितना 0.85, तो S1y हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 0.85 प्लस 7.4, तो ये आपके पास S1y का डिस्टेंस आ जाता है जो उसने मांगा है। टॉपिक कौन सा है ये? पाथ डिफरेंस। ओके, आपको हिंट कैसे मिला इसका? सर ये मुझे समझ नहीं आया, ये आपका S1y माइनस S2y वाला फॉर्मूला कहाँ से आया ये कि वो 2 लैम्डा के इक्वल होंगे? अच्छा ठीक है, दैट्स गुड क्वेश्चन। देखा, लेकिन टॉपिक है हमारे पास पाथ डिफरेंस। मैं टॉपिक में जा रहा हूँ, बाद में इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास S1 है, ये तुम्हारे पास S2 है, ये आपके पास पॉइंट P है। अब आपके पास एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, तो S1P कितना हो गया? 3 लैम्डा, एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, ठीक है। ये आपके पास हो गया 4 लैम्डा। तो दोनों का जो पाथ डिफरेंस होगा S1P माइनस S2P, यहाँ पर जो इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो रही है वो मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रहा है या मिनिमा ऑब्जर्व हो रहा है? क्रस्ट के नीचे, ट्रफ के नीचे ट्रफ है ना, क्रस्ट के ऊपर मिनिमा ऑब्जर्व हो रहा है। मिनिमा क्यों ऑब्जर्व हो रहा है? मिनिमा क्यों है? क्रस्ट के नीचे, ट्रफ के नीचे ट्रफ है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो होल नंबर में आ रहा है, लैम्डा में आ रहा है, एन लैम्डा की फॉर्म में है। वो मैक्सिमा होता है सर, अगर वो एन लैम्डा प्लस 0.5 की फॉर्म में हो तो फिर वो मिनिमा होता है, ठीक है। अच्छा अयान, अब इसको लिखा जाता है एन लैम्डा, एन आपका 0, 1, 2, 3 ऐसे जाता है, ठीक है। 0 का मतलब है ये सेंट्रल वाली फ्रिंज, ये मैक्सिमम। 1 लैम्डा का मतलब है ये वाला बना है, 2 लैम्डा का मतलब है आप इधर है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये दूर करके हमने कहा कि ये मैक्सिमा और उसके बाद जो अगला मैक्सिमा बना है उनका डिस्टेंस 2 लैम्डा है, तो इस पाथ डिफरेंस आपका 2 लैम्डा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का वो पूछ रहा है, ये तो यहाँ तक पहुँच गया, ये जब यहाँ पर आएगा ये लेंथ कितनी है, तो आपने कहा है कि S1y माइनस S2y दैट शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा, क्योंकि ये सेकंड मैक्सिमा आपका बन रहा है सेंट्रल से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर, ये मुझे लगता है कि बस ये प्रैक्टिस करूंगा इसकी तो फिर वो और इसकी समझ आएगी इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सीधा आ गया ना कि आप एक मैक्सिमा पे जा रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा पे नहीं जा रहे आप उससे अगले किसी मैक्सिमा पे जा रहे हैं, तो वो पाथ डिफरेंस भी तो इन टर्म्स ऑफ एन लैम्डा ही चलेगा ना। एन आपके पास इधर 2 आ रहा है क्योंकि आपका ये सेकंड मैक्सिमा है सेंटर से, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, इसी हिसाब से वो चेंज होता जाएगा, ठीक, ओके जी समझ आ गया। अच्छा जी, इस पे चलते हैं आगे। व्हाट इज मेंट द वेवलेंथ ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव, ये भी CRO का टाइप का सवाल है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ सकती है, अगर टाइम पीरियड पता हो आपको तो आ सकती है ना। तो पिक्चर अगर ज़्यादा क्लियर हो तो ये पूरे 2 डब्बे ही बनते हैं पूरी वेव में, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ज़रा हम आगे करते हैं, इस C पे लेकर आते हैं पॉइंट पे। ये पाथ डिफरेंस का दोबारा का सवाल है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मीन्स के आई लाइक टू एड्रेस दिस। इसको ज़रा पढ़े। कहते हैं जी द सोर्स emitting द साउंड इज एट पॉइंट A, सोर्स है एक है, यहाँ से वो रीबाउंड होके जा रहा है, तो ये दूसरे सोर्स का काम कर रहा है, समझ लें। और यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रही है इंसिडेंट वेव की और रिफ्लेक्टेड वेव की। ये जो डिस्टेंस है आपका ये 20.8 है, 1 सोर्स टू हेयर। दूसरा जो डिस्टेंस है वो ये आना है, यहाँ से यहाँ तक जितना साउंड वेव ने ट्रैवल करना है। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पता, मगर आप पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं पता? पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएं सीधा। आपके पास ये डिस्टेंस आ जाता है 19.1 सेंटीमीटर।
इसका मतलब है ये जो पाथ डिफरेंस वाला केस होगा, ए सी माइनस ए बी सी, आपके पास 20.8 माइनस ये कितना है यार, 8 और 19.20 सर 27.1 ना, 27.1 आता है, 27.2 है, 1 है, 1 है सर, 19.1 1। तो ये आपके पास फिर कितना आ जाता है? 1.7 आ जाएगा सर। नहीं, एक 20 है ना, 20 में 20 है ये, तो ये 20 है। अच्छा सर, तो सर आपका डिफरेंस माइनस में आ जाएगा सर। वो तो हमारे हाथ में होता है ना, किसको किससे माइनस करना है। अच्छा, तो सर ये आपका 6.3 मेरे ख्याल से, हाँ 6.3 6.3 की फॉर्म में आ जाता है, ये 6.4 के जैसा भी है, इट डिपेंड्स कि ये हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, अच्छा जी, आप ऐसा करें पाइथागोरस थ्योरम से ये मुझे करके दिखाओ, मुझे इसमें कुछ थोड़ा सा इशू लग रहा है। ये कितना आता है, 19.1 है या 19.2 है?19.2 19.2, तो फिर ये बन जाता है 6.4। ठीक है जी, ओके। ये वैसे मैंने इसमें अयान खान ने सवाल किया था पार्ट डिफरेंस का, तो मैंने उसको ये करके दिखा दिया कि यार ये इस स्टाइल से भी आता है। कहता है शो दैट द वेव्स मीट एट सी हैज़ अ पाथ डिफरेंस ऑफ 6.4। तो ये आ ही गया फिर सीधा, पाथ डिफरेंस है आपका ए बी सी माइनस ए सी, सो 19.2 plus 8 minus 20.8 that makes 6.4। कहता है जो वेवलेंथ ऑफ द वेव है वो 1.6 है। ऑलराइट, अगर मैं इसको 1.6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है? अयान खान तुम बताओ, पाथ डिफरेंस है 6.4, वेवलेंथ है 1.6, क्या 4 लैम्डा आता है? 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो 4 लैम्डा का कोई कमेंट बनाओगे, मैक्सिमा है या मिनिमा है? एन लैम्डा की फॉर्म में है ना? मैक्सिमा होगा। मैक्सिमा होगा, लेकिन पहले वाला नहीं होगा, फोर्थ वाला होगा, समझ गए जी। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाई एन इंटेंसिटी मैक्सिमम इज डिटेक्टेड एट पॉइंट सी। तो अभी जो आपने मुझसे बात की है वो आप यहाँ पर लिख कर बता देंगे कि जी 6.4 डिवाइडेड बाय 1.6 दैट मेक्स 4 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ एन लैम्डा है, ये रीज़न देंगे आप, जिसकी वजह से जिसकी वजह से आपको मैक्सिमा ऑब्जर्व हुआ है। और अगर ये लैम्डा बाय 2 की फॉर्मेट में होता तो फिर क्या होता? मिनिमा होता। ठीक है जी, तो ये 2 नंबर के लिए आपको ये जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, लैम्डा की फॉर्म में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। सर 1.6 उसका लैम्डा की लेंथ है ना? हाँ जी, 1 लैम्डा की लेंथ। अब वो कहता है डिटरमिन द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन फॉर द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू सी एंड अलोंग द 2 डिफरेंट पाथ्स। यानी कि एक डायरेक्ट पाथ जो था, इसका टाइम और इसके टाइम का डिफरेंस बताओ। तो स्पीड ऑफ साउंड कहीं गिवन है? हाँ जी, कैसे डिस्टेंस निकालें फिर? फ्रीक्वेंसी गिवन है कहीं, अगर लैम्डा हमारे पास है तो एफ हमारे पास है। ऊपर वो शुरू में जो था ना सीआरओ का पार्ट याद आ रहा है, ये वाला, ये सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है, ये सीआरओ की सेटिंग है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलनी है आपकी। इस फ्रीक्वेंसी को सपोज मेरे पास आंसर है इसका 200 हर्ट्ज मेरे ख्याल में आती है ये सीआरओ से। टाइम डिस्टो हम स्पीड निकाल लेते हैं,
आपके पास स्पीड है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी है 200, CRO से निकाली हमने, और लैम्डा है 1.6, दैट मेक्स 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, साउंड की रेंज में है। और अब हम जो वो डिस्टेंस है उनका फ्रंट का, उसको अगर स्पीड से डिवाइड करते जाएं तो टाइम निकलता जाएगा। सो T1 जो डायरेक्ट है दैट इज़ 20 बाय 0.8 ओवर 320। T2 है आपके पास 27.2 ओवर 320। तो फिर आप T2 माइनस T1 करेंगे तो आपके पास चेंज टाइम डिफरेंस आ जाएगा, वो टाइम डिफरेंस मांग रहा है। और इसका सेकंड मेथड ये है, जो पाथ डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको स्पीड से डिवाइड कर दें, आपके पास 0.020 सेकंड आ जाएगा। उस तरीके से भी चले जाएं। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड फाइंड आउट कर ली, फिर दोनों टाइम्स निकालने हैं आप। दोनों टाइम्स को डिफरेंस लेंगे तो आपके पास दोनों फ़र्क से कैसे साउंड ट्रेवल करके जाती है। तो अच्छा अयान खान, इसका मतलब क्या है? अगर लेट्स से टाइम डिफरेंस 0.02 है, इसका मतलब क्या है? ये सिग्नल पहले पहुंच गया, ये सिग्नल बाद में पहुंचा है, तो फिर मीट क्या हुआ? सर क्या क्या हुआ? फिर मीटिंग कैसे हुई अगर एक सिग्नल है डिलेड है? सर लेकिन वो पहुंच तो जाएगा ना फिर भी। बात ये है कि ये कॉन्टिन्यूस वेव है। एक्चुअली आप यूं समझ लें कि ये 4 वेव्स आगे निकल चुकी हैं, तो फिर ये इसने आके मीट किया है। 4 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है इसमें। अब ये कंटिन्यूस आती जा रही है, तो फिर ये मैक्सिमा मिनिमा बनते सर अगर फॉर एग्जांपल ये एक साउंड है, तो ये आपको डबल फिर आवाज आएगी उसकी? एक दफा डबल आएगी फिर उसके बाद जो है वो आने शुरू हो जाएगी इसके फॉर्मेशन। ये तो सारे मिट गए। चल अच्छा जी, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड व्हेन इंटेंसिटी मैक्सिमम इज नेक्स्ट डिटेक्टेड एट पॉइंट सी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। कहता है नेक्स्ट डिटेक्शन कहाँ आ रही है? अच्छा ये जो डिलीट हो गया ना, आपके पास तो चूंकि वीडियो होगी तो आप तो पॉज करके देख लोगे ना पीछे से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अच्छा कहता है आपके पास इस वक्त जो है वो था 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6.4। ठीक है, कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ग्रेजुअली इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि आपका जो पाथ डिफरेंस है वो 4 लैम्डा है या 3 लैम्डा है या 5 लैम्डा है। वेवलेंथ अगर बढ़ा देते हैं तो फिर आपका क्या आएगा? Wavelength of the sound is gradually increased. Calculate the wavelength of the sound when intensity maximum is next detected at point C. सर इंटेंसिटी मैक्सिमम का क्या मतलब हुआ सर? इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमा। तो सर वो अगला मैक्सिमम उसका 5 पे आएगा ना सर? 5 लैम्डा। नहीं कहते हैं सिग्नल की वेव बढ़ा रहे हैं। सर डिक्रीज नहीं होगा इंटेंसिटी मैक्सिमम अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है? तो उसका नहीं, अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका पाथ डिफरेंस का कम हो जाएगा ना सर, क्योंकि कम वेव्स ट्रैवल करेंगी। पाथ डिफरेंस उसका कम नहीं हो जाएगा फिर? देखिए आपके पास था एक जो था 6.4 जो पाथ डिफरेंस आ रहा था। यस सर। उसमें आपके पास आ रहे थे 4 लैम्डा। ठीक है, फिर कम आएंगे ना,
तो कम अगर आप राउंड फिगर लेते हो, आपने तो राउंड फिगर लेना है ना, या आपके पास जी सर। पाथ डिफरेंस 4 लेमडा का होगा या 3 का होगा या 2 का होगा, 2 का होगा, यस सर। ऐसे ही है। तो नेक्स्ट, क्योंकि मैक्सिमा की बात हो रही है, मैक्सिमा तो नेक्स्ट 3 पे होगा सर। उसके, तो आपके पास 3 लेमडा इज 6.4, तो फिर लेमडा आपके पास 6.4 ओवर 3, दैट मेक्स 2.1 मीटर। ये इधर आ जाना, ये पार्ट इधर आ जाना। मैं दोबारा इसको समझाता हूँ भाई। कहता है कि आपका सोर्स का और जिस पॉइंट के ऊपर इंटरफेरेंस हो रही है उनका डिस्टेंस, पाथ डिस्टेंस तो 6.4 मीटर है। अब आप ऐसा करते हो कि लेमडा बढ़ा देते हो, तो लेमडा बढ़ाने का मतलब है कम वेव्स जो है उस पॉइंट तक पहुंचेंगी, ठीक है। तो कम वेव्स में 4 के बाद कम वेव्स तो या 3 आ सकती है या 2 आ सकती है या 1 आ सकती है, ऐसे ही है। पूरा लेमडा का डिफरेंस आएगा, उससे कम नहीं आ सकता। तो फिर आप 3 लेमडा के साथ उसको देखते हो तो 6.4 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 के साथ क्यों नहीं देखा, क्योंकि वर्ड आ रहा है 6.4 नेक्स्ट का पूछा है ना उसने, तो ग्रेजुअली next इंक्रीज का कहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। और सर उसने ये भी कहा है कि वो नेक्स्ट डिटेक्टेड का बताए ना। हाँ, नेक्स्ट डिटेक्ट। अच्छा बताओ बादल, क्या कह रहे हो तुम? सर मैं कह रहा हूँ कि 6.4 को चेंज नहीं करेंगे, मतलब 4 से डिवाइड नहीं करके। पाथ डिफरेंस तो वही रहेगा ना। पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मीटर्स है ना, वो तो चूंकि बन गया इन टर्म्स ऑफ लेमडा आ गया, तो आपको मैक्सिमम अचीव हो गया, ठीक है जी। ओके, मैं इसको फाइनल वर्ड दे के फिर आगे चलता हूँ। आपके पास ये सिचुएशन चल रही थी कि आपके पास 4 लेमडा से ऐसे ये चल रहे थे, ये जैसे मिसाल के तौर पे इस पॉइंट से, ए पॉइंट से यहाँ तक आप 1 लेमडा 2 लेमडा 3 1 2 3 और ये सपोज 4 तक आप पहुँच रहा था। कहता है अगर लेमडा आप बढ़ा देंगे तो फिर आपके पास ये कम लेमडा में इस पॉइंट तक आप रीच कर जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने मैक्सिमा ही बनना है वहाँ पर, तो जो कम लेमडा होगा उसका फॉर्मेट फिर 3 लेमडा होगा या 2 लेमडा होगा या 1 लेमडा होगा, वो इन टर्म्स ऑफ लेमडा ही बनेगा आपका जो पाथ डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमा। तो जी ये भी डन है। अच्छा जी, इसको कॉपी बड़ा बुरा हुआ है। अच्छा मैं खैर इसको जल्दी से करता हूँ, ये आसान सा सवाल है। कहते हैं डिस्क्राइब हाउ द ऑपरेटर्स इज अरेंज टू इंश्योर दैट द वेव्स ऑन द डिपर आर कोहेरेंट। ये जो ऑपरेटर्स है आपने देखा हुआ यंग डबल स्लिट का, इसमें कैसे इंश्योर होता है कि जो वेव्स निकल रही हैं दोनों डिपर से वो कोहेरेंट है। पिछला जो सोर्स हो वो सेम होना चाहिए। हाँ, the source that feeds the two dippers D1 and D2 that should be the same of single frequency and single wavelength। तो आगे जब वो इधर से डायफ्रैक्ट करेगा तो वो फिर आगे कोहेरेंट होगा, ठीक है। कहता है कि एक कंडीशन बता दो जिससे जिससे जो है वो मैक्सिमम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो। 2 वेव्स एक जैसी ओवरलैप करेंगी तो इंटरफेरेंस होगा, और उनकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ऐड अप हो जाएगी, दैट विल बी द मैक्सिमम। फिर वो और कोई नहीं है इसमें, सारे स्टीरियोटाइप सवाल है, ये आसान सही है। इस तरीके का एक सवाल आपके लगा हुआ भी है क्वेश्चन बैंक में, जो नोट्स मैंने भेजे हैं। That is not the... अच्छा जी, मैं आ जाता हूँ अगले पे that when this will be our last one, okay। आगे फिर दो रहते हैं, वो उनमें से एक ही करने वाला है, बाकी इतना नहीं है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आती है, एम्पलीट्यूड की आती है आपको। 2 coherent waves x and y meet at a point and superpose. The phase difference of the waves at the point is 180. The wave x has an amplitude 1.2 and intensity, the wave y has an amplitude 3.6. मुझे ज़रा शक्ल बताओगे इनकी वेव्स की कैसे ओवरलैप कर रही होंगी। ये एक x वेव है, बासिल बताओ ये कैसे करेगी, ये जो y है, y वेव कैसे ओवरलैप हो रही है अगर उसका 180 डिग्री फेज डिफरेंस है तो।
सर नीचे से शुरू हो जाएगी ना, ऑपोजिट से। अच्छा और बादल सॉरी, अब सामने बाहर सॉरी सॉरी। जी जी बादल साहब कहाँ से? सर उल्टी हो जाएगी ना, 180 का तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। जी सर। इसका मतलब क्या है कि अब जब आप रिजल्टेंट वेव की बात करोगे तो उनकी एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगी, एम आई राइट? जी सर, क्योंकि ऑपोजिट है बिल्कुल, तो डिस्ट्रक्टिव होगा। हाँ अच्छा सुने, अब आपने और एक दो बच्चों ने ज़रा लेट ज्वाइन किया, मैंने पहला सवाल कराया था उसके अंदर दोनों वेव्स इन फेज थी और एम्पलीट्यूड एड अप हो रही थी। इसके अंदर आउट ऑफ फेज है तो एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट वेव की है वो सब्ट्रैक्शन में जाएगी। अब उससे ये सवाल हो जाता है, कहता है कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द मेल्टिंग पॉइंट, ओ सॉरी एट द मीटिंग पॉइंट। सर सॉरी, ये सब्ट्रैक्ट वाला पॉइंट रिपीट कर सकते हो? आपकी आवाज कट गई। यार ये आउट ऑफ फेज है ना, द वेव्स आउट ऑफ फेज हैं। जो पहला हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें वो इन फेज थी, इसमें ये आउट ऑफ फेज है, तो जो एम्पलीट्यूड होती है वो अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है। तो ऊपर वाले और नीचे वाले के एम्पलीट्यूड आपस में कैंसिल आउट होंगे ड्यू टू ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आप देखिए इसके अंदर जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव ओवर इंटेंसिटी ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव ओवर 1.2 का स्क्वायर। टू कोहेरेंट वेव्स, एक की इस तरह है, एक की इंटेंसिटी x हैज एन इंटेंसिटी 1.2, ये आई एक्स है, और जो y है इंटेंसिटी i है, x की i है, और जो वेव y हैज एन एम्पलीट्यूड 3.6। कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ i द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये कैलकुलेट करनी है। उसकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी है। तो अब ज़रा देखिए इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैं सेटल करने लगा हूँ। द वेव हैज़ एन एम्पलीट्यूड 3.6 माइनस 1.2, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री के फ़र्क पे हैं। 1.2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इधर से आपकी इंटेंसिटी निकल सकती है या नहीं? ये आ जाएगी आपके पास। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर ये दोनों इन फेज होती तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव की ऐड हो जाती। अब ये आउट ऑफ फेज हैं तो एम्पलीट्यूड दोनों की सब्ट्रैक्ट होगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलेगी, ठीक है। बाकी फॉर्मूला वही है, आपसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड्स दोनों की हमने फाइंड आउट करके डाल दी हैं, आपके पास 4 टाइम्स ये आ जाता है। इसमें बेसिकली होगा क्या, 3.6 माइनस 1.2 दैट मेक्स 2.4। 1.2 के साथ 2.4 का 2 आ जाता है, उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास 4i इज द आंसर। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। Describe the diffraction of light wave as they pass through the grating. Monochromatic light, describe the diffraction of light they pass through the grating. Describe करना है। क्या होगा जी, मैक्सिमम मिनिमम बनेगा या नहीं बनेगा, या क्या बात करें इसमें, क्या आंसर करें? कौन आंसर करेगा? सर ये क्लैरिफाई करना है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वो वाली थी ना जिसमें आपकी मल्टीपल स्लिट्स होती हैं एक ही उस नेट के अंदर? हाँ सही। तो सर इसकी फिर डिफरेंट रीजंस बनेंगे ना ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा? हाँ देखिए, जो मैक्सिमा असल में यही उसका ट्रैप पॉइंट है। वो मैं एक आंसर दे रहा हूँ, मैं शुरू में मैं भी इसी तरीके से रिप्लाई करने लगा था कि जी व्हेन द लाइट पासिस थ्रू द ग्रेटिंग्स द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म ड्यू टू द फेज डिफरेंस ऑफ लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा द मैक्सिमाज आर फॉर्म्ड। और अगर 180 के साथ हैं तो 270 के साथ हैं, या लैम्डा बाई 2 या 3/2 लैम्डा के साथ हैं तो फिर वो मिनिमा बनेंगे, लेकिन वो इंटरफेरेंस हो जाती है। सवाल क्लियर है
कहता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डिस्क्राइब द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज दे पासिस थ्रू द स्लिट। तो उसमें आप डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखें कि आफ्टर पासिंग द स्लिट, इट्स आफ्टर पासिंग थ्रू slits, it spread around in geometrical shadows. It spread around in geometrical shadows. Geometrical shadows हैं, and can cause interference and cause interference patterns in the form of maxima, and मिनिमा। तो आप ये नोट कर लें कि बेसिक सवाल की थीम डायफ्रैक्शन है या इंटरफेरेंस है। सवाल आंसर तो ये पक्का छाप दे आप पूरे का पूरा। तो इसमें डायफ्रैक्शन भी इंट्रोड्यूस हो रहा है और इंटरफेरेंस की भी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो सवाल ये कहता है कि जी वाई इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड, तो इसको ज़रा गौर करना है कि इंटरफेरेंस को वो एडमिट कर रहा है कि इंटरफेरेंस हो रही है। वाई इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड, तो आपने बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा और डायफ्रैक्शन की बात करके कि डायफ्रैक्शन की वजह से वो मीट कर रही हैं और मैक्सिमा और मिनिमास बन रहे हैं। लेकिन जहाँ पर भी आप मैक्सिमा और मिनिमास का जिक्र करेंगे, आपने उनको इन टर्म्स ऑफ पाई रेडियंस या इन टर्म्स ऑफ लैम्डा डिफाइन करना है कि जिधर कितना लैम्डास का फ़र्क है तो मैक्सिमा बन रहे हैं, या किधर पाई रेडियंस का फ़र्क है तो वो मैक्सिमा बन रहे हैं और मिनिमा बन रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? अयान खान, अब मुझे आपके आखिरी पॉइंट नहीं समझ आया सर कि आपने ये पाई रेडियंस के फॉर्मूले को कब डिस्क्राइब करना है? देखिए, आपके पास जो मैक्सिमस होते हैं वो सारे एन लैम्डा की फॉर्म में होते हैं, यानी 0 लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा 6 5 लैम्डा 6 1 लैम्डा 2 3 4 5 ऐसे लैम्डास की फॉर्म में आते हैं। अब एक लैम्डा आपके पास 2 पाई रेडियन है जी सर। तो अगर आपने रेडियन के फॉर्म में उसको करना है तो फिर आप कहोगे ना 0 2 पाई रेडियन 4 पाई रेडियन 6 पाई रेडियन, फिर ऐसे कहोगे, ठीक है। जी सर। इसी तरीके से आपका मिनिमा भी है जो कि लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में है, जो कि पाई रेडियन होता है। तो आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है जी। ठीक है सर। उसको डिग्रीज के फॉर्म में दे सकते हैं? डिग्रीज की फॉर्म में भी दे सकते हैं, या 360 पे सर उसका वो फॉर्म में मैक्सिमम फॉर्म होते हैं सर, 180 पे उसके मिनिमम फॉर्म। बिल्कुल। कहता है a parallel beam of light consists of two wavelengths 540 and 560 nanometer. The light is incident normally on a diffraction grating. Third order diffraction maxima are produced each of the two wavelengths. No higher orders are produced for either wavelengths. Determine the smallest possible line spacing for the diffraction grating. यार ये वर्ड है यार, मुझे फार्मूला बताओ ज़रा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, ताज़ा डी साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर होता है या नहीं? जी सर। बराबर होता है, ओके। ये कह रहा है ये फाइंड आउट करो, ठीक है। कहता है थर्ड ऑर्डर ही मैक्सिमम है, उससे ऊपर कोई मैक्सिमा नहीं है, तो फिर एंगल क्या हुआ आपका? मैक्सिमा जहाँ तक जा सकते हैं 90 का ही एंगल अवेलेबल है ना। आपका जो मैक्स एंगल है वो 90 अवेलेबल है, उससे आगे आप नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्लिट्स हैं ये हाइपरपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपके पास साइन 91 हो गया। लैम्डा कौन सा इस्तेमाल करें कि आपके पास लाइन स्पेसिंग आए? ज़रा वर्ड रीड करें। डिटरमिन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लाइन स्पेसिंग। तो सर ज़्यादा वेवलेंथ बड़ी, सॉरी छोटी वेवलेंथ छोटी, और आपके पास ये दो हैं तो सर 540 इस्तेमाल करेंगे। 540 छोटी है,
हाँ सॉरी 630 नैनोमीटर नहीं 540 छोटी होगी ना सर। अच्छा 540 नैनोमीटर छोटी नहीं होगी 630 अच्छा, नैनोमीटर। एक 1 नैनो छोटा होता है या 2 नैनो? सर नैनो है ना, मोर नेगेटिव है ना। लुक एट दिस, हाँ लेकिन ये 0, सर, ये वो तो -1, unit है ना, सर। ये -2, ये -3। हाँ तो सर 540 इंटू 10 to power -6 छोटा ही होगा 630 इंटू 10 to power -6 है। ये -3 ये जितना भी आपने लेना है 540 10 to raised power minus। 9 होगा ना -9 और -9 होता है। अच्छा, तो ये छोटा ही होगा 640 इंटू 10 to power -9 से। 640 into 10 to raised power। सर ये अहमद सुल्तान सही कह रहा है, 540 छोटा होना चाहिए। ठीक है बॉस, लगा दें आप d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो फिर आपके पास 540 नैनोमीटर लगा दें आप, इनकी ये वेवलेंथ लगा दें आप। ठीक है जी, तो आपके पास ये डन हो जाता है। नहीं सर n की वैल्यू के अंदर आपकी वेवलेंथ लगेगी सर। नहीं, वो लैम्डा में कहते नहीं। हैं d स्पेसिंग d। तो आपने n की वैल्यू क्या देंगे हम इसमें? 3 लिया हुआ है ना, ये 3 लिया अच्छा हुआ है। ये 3n की वैल्यू है। थर्ड ऑर्डर है ठीक ना, है, द थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। ठीक है सर। और फिर वो साइन इनवर्स का क्या करना है हमने? वो नहीं साइन तो खत्म हो गया ना, साइन 90 था। मैक्सिमम ऑर्डर्स आपके साइन 90 पे ऑब्जर्व होते हैं, अच्छा वो 1 आ गया, ठीक है सर। तो वो तो आपका 1 आ गया, तो डी आपके पास ये आ जाता है। ठीक कहता है ब्लू लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सेम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर अ थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा इज प्रोड्यूस्ड ऑन दिस ब्लू लाइट और नॉट। मुझे ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं आप है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लू लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है इज स्मॉलर देन 540 नैनोमीटर। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो याद रखें आप। सो डिफ्रैक्शन पॉसिबल हो सकती है एज लैम्डा इज स्मॉलर, तो आपके पास आ सकता है एन जो है वो क्या कहता है, क्या करना है, वेदर अ थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा इज प्रोड्यूस फॉर दिस ब्लू लाइट। नहीं होगा सर, लाजमी तो नहीं है सर। क्यों? देखो एन लैम्डा आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेट कर रहे हैं। जी सर। अगर आपके पास लैम्डा छोटा हो जाता है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे या नहीं आएंगे? जी सर। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे तो वो प्रोड्यूस होगा। आपने सिर्फ ये देखना होता है इसके बीच में कि जो अच्छा मतलब वो अच्छा मुझे लगा था कि सिर्फ वो कह रहा है कि सिर्फ 3 प्रोड्यूस हो सकता है। अच्छा, सिर्फ 3 से आगे ना होने। अच्छा, ठीक है सर। दूसरा ये होता है कि लैम्डा जितना छोटा होगा, कहीं इतना छोटा ना हो जाए कि स्लिट सेपरेशन में से ही गुजर जाए, डिफ्रैक्ट ही ना हो। ठीक है ना, सिर्फ इतना देखना होता है। तो ये ब्लू की आप लाइट्स जो है ना, ये रेफरेंस देकर या फिर ऐसे ही बता दें आप कि जो ब्लू वेवलेंथ है वो दैट इज़ स्मॉलर देन 540 या 630 से छोटी है, तो फिर नंबर ऑफ ऑर्डर मैक्सिमा जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्व हो सकते हैं उसमें। ठीक है बॉस, 2 सवाल फिर रह गए। ये इसमें टाइम इंटरवल वाला वही काम है जो हमने पहले किया, ये तो खैर है ही आसान सा है। तो चले इसका हम देखते हैं, इसके अगला एक आधा लेसन लेते हैं और इसके ऊपर भी बीच में इसके ऊपर फास्ट पेपर के क्वेश्चंस करने में आप ये ज़रा 4-5 सवाल करें ना, और इसके साथ ये जो मैंने 2 भेजे हैं आपको, इसको एज अ होमवर्क लेना आप। ये जो क्वेश्चन 4 नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन 5 नज़र आ रहा है ये वाला, मैं इनके ऊपर ना ये ईयर्स मैंने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 18 के ही ना ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ईयर्स लिखे हुए हैं, ये आप ज़रा करके दोनों ना घर पे ट्राई करें और फिर मेरे साथ आप इसके शेयर करें अगर कोई क्यूरी आती है इसके बीच में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। फिर अगर कल तो छुट्टी मारनी है, फिर मंडे से आपका इलेक्ट्रिसिटी है, बीच में हम देखेंगे हमने कैसे क्लासेस को मैनेज करना है। हमने आपने ये वाला पीडीएफ शेयर किया हुआ ग्रुप में, साउंड वाला ये जो अभी भेजा मैंने आपकी तरफ मेरे ख्याल में। अच्छा भेजना लगे, अभी तक आया तो नहीं है सर। अच्छा मैं भेज देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें वीडियो इतनी लंबी हो जाती है फिर शेयरिंग में मसला आता है। ठीक है सर, खुदा हाफिज़।